नमस्कार, स्वागत है हेल्थ गुरु में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। जुकाम और बुखार के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बीमारी से लोग त्रस्त होते हैं तो वो होता है कमर दर्द। कभी ज्यादा भारी वजन उठा लेने के कारण या फिर कभी ठीक पोस्चर में ना बैठने के कारण। कई वजह हो सकती है इसकी, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी कमर दर्द का सामना करना ही पड़ता है। क्या है ये समस्या और किस तरह से दूर किया जा सकता है इस दर्द को, और कैसे गंभीर बीमारी बनने से रोका जा सकता है, हेल्थ गुरु में आज इसी पर चर्चा करेंगे। कमर दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कई तरीके के वहां पर डॉक्टर सलाह देता है और तब कहीं जाकर के कुछ लोगों के अंदर स्लिप डिस्क की परेशानी भी सामने आती है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर अरुण भनौत हैं, चीफ स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं पारस हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार शालिनी जी, मेरी तरफ से सारे श्रोताओं को और दर्शकों को नमस्कार। तो अरुण जी से बात करेंगे। आपको भी अगर कोई समस्या हो तो उसका भी निदान अरुण जी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कमर दर्द से जुड़ी हुई। आज के हेक्टिक लाइफस्टाइल और भागम भाग भरी जिंदगी में पीठ या कमर दर्द का एहसास सभी को होता है। जहां कुछ को ये दर्द कभी कभी सताता है, वहीं कुछ इससे स्थायी रूप से परेशान रहते हैं, तो कुछ स्लिप डिस्क का शिकार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं। आखिर क्यों होता है ये दर्द और क्या है इसका उपचार? क्या इससे बचा जा सकता है? स्पाइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 से 15% लोग किसी न किसी रूप से पीठ दर्द का शिकार हैं। इसका मतलब ये है कि देश के लगभग 10 से 15 करोड़ लोग पीठ दर्द को झेल रहे हैं। वैसे तो पीठ या कमर का दर्द किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन 30 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। आजकल युवाओं में विशेष तौर पर कमर दर्द की शिकायत आम बात है, जिसका मुख्य कारण अनियमित दिनचर्या है। अचानक झुकने, वजन उठाने, झटका लगने, गलत तरीके से उठने बैठने और सोने, व्यायाम ना करने, पेट बढ़ने से कमर दर्द हो सकता है। कमर दर्द की दो स्थितियां सबसे गंभीर मानी जाती हैं, स्लिप डिस्क और साइटिका। इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। स्लिप डिस्क कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह से शरीर की यांत्रिक असफलता है। किसी व्यक्ति को कमर दर्द के साथ पैरों में भी अगर दर्द होता है तो उसे तुरंत इसका उपचार लेना चाहिए। कमर दर्द के कुछ कारण हैं, जैसे कमर की हड्डियों में कोई जन्मजात विकृति, रीढ़ की हड्डी में विकृति या कोई संक्रमण, या फिर पैरों में कोई खराबी। हमारी रीढ़ की हड्डी में हर 2 वर्टेब्रा में डिस्क होती है, जो झटका सहने यानी शॉक अब्सॉर्बर का काम करती है। इस डिस्क के घिस जाने से इसमें सूजन आ जाती है और ये उभर कर बाहर निकल आती है। इसके बाद ये रीढ़ की हड्डी से पैरों तक जाने वाली नसों पर दबाव डालती है। इससे कमर के निचले हिस्से में भयंकर दर्द रहता है। नसें दबने के कारण ये दर्द पैरों तक भी जा सकता है। इसमें पैर सुन्न हो जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। दर्द इतना कष्टदायक होता है कि मरीज अपनी दैनिक क्रियाओं में असमर्थ हो जाता है। इसी तरह जिन्हें स्लिप डिस्क की शिकायत होती है, उन्हें कमर के निचले हिस्से में असहनीय पीड़ा होती है, जो फैलकर कूल्हे और टांगों तक पहुंच जाती है। कमर दर्द की पीड़ा एक भुक्तभोगी ही समझ सकता है, लेकिन इसके लिए हमारी अपनी कुछ आदतें भी जिम्मेदार हैं। पीठ या कमर दर्द से बचने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। नियमित रूप से पैदल चलें, ये सर्वोत्तम व्यायाम है। ज्यादा समय तक स्टूल या कुर्सी पर झुककर ना बैठें। शारीरिक श्रम से जी ना चुराएं, इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एक सी मुद्रा में ना अधिक देर तक बैठें और ना ही खड़े रहें। किसी भी सामान को उठाने या रखने में जल्दबाजी ना करें। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सावधानी बरतें। ज्यादा ऊंचा या मोटा तकिया न लगाएं।
ये तो कई वजह हो सकती है कमर दर्द की, लेकिन इसे दूर किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कमर दर्द जिन भी पेशेंट्स को हो जाता है, जिस भी किसी को हो जाता है, उसे काफ़ी तकलीफ होती है अपनी सामान्य क्रिया करने के लिए भी। आपको बता दें कि आपके किसी भी सवाल का जवाब अगर दर्द से जुड़ा हुआ है, शरीर में किसी तरह का दर्द है, कमर दर्द या फिर स्लिप डिस्क से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अरुण हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब डॉक्टर अरुण देंगे। डॉक्टर साहब, शुरुआत अगर करें, कमर दर्द बहुत ही सामान्य सी चीज़ है और काफ़ी कम उम्र में भी आजकल दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो क्या इसके लक्षण होते हैं? अगर स्लिप डिस्क की बात करें, कैसे पहले ही पता लगाया जा सकता है? देखिए, कम स्लिप डिस्क पे जाने से पहले अगर हम कमर दर्द की बात करते हैं कि कमर दर्द क्यों होता है, आपने अभी एक बड़ा अच्छा वीडियो चलाया जिसमें दिखाया गया है कि मेजर कारण क्या-क्या हो सकते हैं। जो कमर दर्द है, इसको अगर हम एज ग्रुप में सेग्रीगेट कर लें तो जो यंग बच्चों में जो दिखता है, मिडिल एज में दिखता है जो 25 से 30 साल या 40 साल, और जो 50 के ऊपर दिखता है, ये 3 ग्रुप्स हैं। जैसे बच्चे हैं, इनके अंदर ज़्यादातर अगर होता है तो उनके गलत बैठने के स्टाइल से, अगर वो लंबे समय तक आगे लेट कर टीवी देखते हैं, आजकल देखा जाता है कि कंप्यूटर पे भी बैठे रहते हैं सारा दिन, या लेट के खाना पीना। सो ये सब चीज़ें करने से उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनके अंदर स्प्रेन आ सकता है, या उनके जो जॉइंट्स के अंदर जो लचीलापन होता है वो कम हो सकता है। वो एक प्रमुख कारण है। जब मिडिल एज की बात करते हैं हम, यंग एडल्ट्स 25-30 साल 40 साल तक, तो ऐसे केसेस के अंदर जैसे जैसे उम्र ढलती है तो हमारे शरीर में वेयर एंड टेयर होता है, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के अंदर जो कि सेल्स बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अगर वो जो वेयर एंड टेयर बढ़ता है बिकॉज ऑफ उनके अपने उठने बैठने के स्टाइल में, जैसे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, या जो लोग बैठ के काम करते हैं, डेस्क वर्कर्स हैं, या हाउसवाइफ्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा आगे झुक के सामान निकालना पड़ता है ड्रॉर्स में से, या लंबे समय तक किचन में खड़े होकर भारी बर्तनों को उठाना होता है, या कपड़े धोने हैं, तो उनके केस में ये अलग कारण है। इसी तरह ओल्ड एज है, उसके अंदर ज़्यादातर जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, या बोन्स वीक हो जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। प्रोग्राम के आगे के हिस्से में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू एज ये 3-4 प्रमुख कारण हैं जो पीठ दर्द के हो सकते हैं। बिल्कुल, तो पीठ दर्द के कई कारण हैं, आगे भी बात करेंगे आपसे डॉक्टर। तो क्या कमर की भी जो हड्डी होती है, रीढ़ की भी हड्डी होती है, उसमें भी ऐसी कोई समस्या हो सकती है कि रीढ़ की हड्डी बढ़ गई है या गैप आ गया है उसके बीच में? इस तरीके की चीज़ें भी अक्सर सुनाई जी, देती हैं। रीढ़ की हड्डी जो बढ़ती है, जैसे मैंने बताया, मिडिल एज और ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर कुछ छोटी छोटी हड्डियों के जो, जैसे जहाँ मांस होना चाहिए वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होने से वो हड्डी बढ़ जाती है। और अगर वो उस जगह पे बढ़े जहाँ से नर्व्स निकलती हैं, जो करंट कैरी करती हैं हमारी टांगों की तरफ, जो सेंसेशन कैरी करती हैं, अगर वो उनको टच करे तो वो उनके अंदर दर्द, सुन्नपन, कमज़ोरी, ये सब चीज़ें पैदा कर सकती है। अक्सर ही ऐसा देखा गया है डॉक्टर कि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर कमर का दर्द ज़्यादा देखा जाता है बनिस्बत पुरुषों के। तो ये रेशियो महिलाओं का ज़्यादा और पुरुषों का कम क्यों दिखता है? अ, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो हम देखते हैं कि आजकल तकरीबन सारी तरह के लोग आते हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। बट महिलाओं के अंदर कुछ खास कारण हैं जो उनको प्री डिस्पोज करते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपोज करते हैं बैक पेन के लिए। जैसे विटामिन डी की कमी, महिलाएं जो हैं प्री डिस्पोज हैं कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए, खास करके जैसे प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने बच्चे को फीड देते हैं तो उनकी अपनी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, और अगर वो कॉम्पेंसेट नहीं करती उस समय, बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जो कि अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देती, तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो अपने आप ही उनके वहाँ पे कमज़ोर हड्डी में दर्द पैदा होगा। जी, बिल्कुल। कई दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये एक और दर्शक पलवल से जुड़े हुए हैं, राकेश जी ने फोन किया है। कार्यक्रम में स्वागत है राकेश जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम ये पूछना चाहता हूँ, गर्दन के निचले हिस्से में लगभग 3-4 साल से मेरे को पेन रहता है। जी। और मेरे को ऐसा लगता है, क्रिकेट खेलता था मैं। अच्छा जी। तो तब से लगातार पेन रहता है, और 1-1.5 घंटे से ज्यादा एक साइड से मैं लेट नहीं सकता, बार बार करवट बदलनी पड़ती है। ये 4 साल से लगातार दर्द होता है आपको? अब और बढ़ता जा रहा है, पहले माइनर था, इग्नोर कर गया मैं। कभी ये बाजू में भी जाता है दर्द क्या? ये कंधों में रहता है सर, दोनों में। जो लक्षण आप बता रहे हैं ये इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद आपको किसी किस्म की सर्वाइकल की तकलीफ है, जो कि पीठ के दर्द के साथ जैसी ही होती है। अगर आप गलत पिलो लेते हैं, जैसे अभी हमने कार्यक्रम में शुरू में दिखाया कि बहुत मोटा पिलो नहीं लेना चाहिए, पर उसी तरह कई लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि बिल्कुल पिलो नहीं लूँगा, वो भी गलत है।
तो पतला पिलो लेना चाहिए और कुछ व्यायाम होते हैं इस तरह की दर्द के लिए, जो कि आसपास किसी फिजियोथेरेपी सेंटर अगर जाएँगे, तो वो आपको सर्वाइकल के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज़ होती हैं। अगर वो समझा दें और उनको आप नियम से करें, तो आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं राकेश जी आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। डॉक्टर ने जो सलाह दी है उसे ज़रूर मानें। न सिर्फ कमर दर्द बल्कि स्लिप डिस्क भी आजकल बेहद ही आम सी बीमारी हो गई है। काफी यंग एज में भी लोगों को स्लिप डिस्क से पीड़ित होते हुए देखा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे स्लिप डिस्क को। मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहां हर क्षेत्र में इंसान ने विकास किया है और सफलता के झंडे गाड़े हैं, वहीं बीमारियों का शिकार होने में भी 100% सहयोगी बना है। अगर आज के समय में बीमारियों की बात की जाए तो गिनती शायद कम पड़ जाएगी, मगर शरीर के विकार खत्म नहीं होंगे। कमर दर्द भी इन्हीं में से एक है। ये गंभीर दर्द कई बार स्लिप डिस्क में बदल जाता है। स्लिप डिस्क आखिर है क्या? इसको जानने के लिए रीढ़ की पूरी बनावट को समझना जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी पर शरीर का पूरा वजन टिका होता है। ये शरीर को गति देती है और पेट, गर्दन, छाती और नसों की सुरक्षा करती है। स्पाइन वर्टेब्रा से मिलकर बनती है। ये सिर के निचले हिस्से से शुरू होकर टेल बोन तक जाती है। स्पाइन को 3 भागों में बांटा जा सकता है: गर्दन या सर्वाइकल वर्टेब्रा, छाती यानी थोरेसिक वर्टेब्रा और लोअर बैक यानी लंबर वर्टेब्रा। स्पाइन कॉर्ड की हड्डियों के बीच कुशन जैसी एक मुलायम चीज होती है जिसे डिस्क कहते हैं। ये डिस्क एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और वर्टेब्रा के बिल्कुल बीच में होती हैं। डिस्क स्पाइन के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। गलत तरीके से काम करने, पढ़ने, उठने बैठने से इस पे फर्क पड़ता है। बैठने या झुकने से डिस्क पर लगातार जोर पड़ता है। स्लिप डिस्क कोई बीमारी नहीं है, शरीर की मशीनरी में तकनीकी खराबी कह सकते हैं। वास्तव में डिस्क स्लिप नहीं होती, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से कुछ बाहर आ जाती है। डिस्क का बाहरी हिस्सा एक मजबूत झिल्ली से बना होता है और बीच में तरल जेली नुमा पदार्थ होता है। डिस्क में मौजूद जेली या कुशन जैसा हिस्सा कनेक्टिव टिश्यूज के सर्कल से बाहर की ओर निकल आता है और आगे बढ़ा हुआ हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बनाता है। कई बार उम्र के साथ साथ ये तरल पदार्थ सूखने लगता है या फिर अचानक झटके या दबाव से झिल्ली फट जाती है या कमजोर हो जाती है, तो जेली नुमा पदार्थ निकलकर नसों पर दबाव बनाने लगता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द या सुन्न होने की समस्या होती है। स्लिप डिस्क हो जाने के कुछ आम कारण हैं, जैसे लेटकर झुककर पढ़ना या काम करना, कंप्यूटर के आगे बैठे रहना यानी गलत पोस्चर, अचानक झुकना, वजन उठाना, गलत तरीके से उठना बैठना। सुस्त जीवन शैली से भी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। गिरने, फिसलने, दुर्घटना में चोट लगने, देर तक ड्राइविंग करने से भी डिस्क पर प्रभाव पड़ता है। उम्र बढ़ना, हड्डियों का कमजोर होना। स्लिप डिस्क होने के कुछ खास कारण भी हैं, जैसे जॉइंट्स के डीजेनरेशन के कारण, कमर की हड्डियों या रीढ़ की हड्डी में जन्मजात विकृति या फिर संक्रमण, पैरों में कोई जन्मजात खराबी या बाद में कोई विकार पैदा होना। आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु में कमर के निचले हिस्से में स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो अब 20 से 25 वर्ष के युवाओं में भी स्लिप डिस्क के लक्षण तेजी से देखे जा रहे हैं। देर तक बैठकर कार्य करने के अलावा स्पीड में बाइक चलाने या सीट बेल्ट बांधे बिना ड्राइविंग करने से भी ये समस्या हो सकती है। अचानक ब्रेक लगाने से शरीर को झटका लगता है और डिस्क को चोट लग सकती है। स्लिप डिस्क है या नहीं, इसके सामान्य लक्षण हैं: कमर, पैरों में दर्द, पैर की उंगलियों का सुन्न होना, पैर के अंगूठों या पंजों में कमजोरी, कूल्हों या जांघों के आसपास सुन्न महसूस करना, रीढ़ के निचले हिस्से में असहनीय दर्द, चलने फिरने, झुकने या सामान्य काम करने में दर्द का अनुभव, दर्द की निरंतरता,
एक्सरे या एमआरआई, लक्षणों और शारीरिक जांच के माध्यम से डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि कमर या पीठ दर्द का सही कारण है क्या और क्या ये स्लिप डिस्क है। स्लिप डिस्क के ज्यादातर मरीजों को आराम करने और फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है। मरीज को 2 से 3 हफ्ते तक पूरा आराम करना चाहिए। दर्द कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं। फिजियोथेरेपी भी दर्द कम होने के बाद ही कराई जाती है। ज्यादातर मामलों में सर्जरी के बिना भी समस्या हल हो जाती है, लेकिन सर्जरी होगी या नहीं, ये निर्णय पूरी तरह विशेषज्ञ का होता है। तो कई कारण है स्लिप डिस्क के, लेकिन साथ ही साथ इसका इलाज भी मौजूद है। डॉक्टर अरुण हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अरुण, जिस तरह से हमने लक्षण बताए हैं दर्शकों को कि कई लक्षण होते हैं, कई वजह होती है स्लिप डिस्क की, अगर इसको दूर करने की बात की जाए तो इलाज क्या है? देखिए, जब स्लिप डिस्क हो जाता है तो ज़्यादातर मरीज़ नेचर से कुदरती तौर से ठीक हो सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उनको सही गाइडेंस दें। जैसे अभी वीडियो में दिखाया गया है कि आराम और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, बट आजकल हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट 3 हफ्ते का बेड रेस्ट या 4 हफ्ते का बेड रेस्ट, इस चीज़ से थोड़ा सा जो न्यू साइंटिफिक सोच है वो बदल रही है। हम आजकल ये सलाह देते हैं कि पेन के लिए कंट्रोल करना चाहिए दवाई देके, और जैसे ही 2 3 4 या 5 दिनों में दर्द सेटल हो जाता है, उसके बाद मरीज़ को जितना संभव हो सके थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए। एकदम लकड़ी की तरह बिस्तर पे 3 हफ्ते या 4 हफ्ते लेटना उस समय तो शायद दर्द को ठीक कर दे, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकता है। सो जितनी जल्दी दर्द कंट्रोल में करके मरीज़ को चलना की हालत में लाया जा सके, उतने की कोशिश करी जाती है। अगर जैसे पहले बताया हमने, 80 से 85% मरीज़ कुदरती तौर पे इसी तरफ जा रहे होते हैं कि वो ठीक हो ही जाएंगे अगर हमने उनको पेन किलर दवाई दे दी और उनको सही गाइडेंस दे दी कि कौन सी फिजियोथेरेपी करनी है जैसे जैसे दर्द कम होता है। तो नेचर ने अपने आप एक नियम बना रखा है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस चीज़ से आराम नहीं आता, और जब नहीं आता तब विशेषज्ञ का रोल आता है। उसमें फिर वो ये सलाह देते हैं कि हाँ, हम इसमें कोई इंजेक्शन लगा के उस जो नर्व की सूजन है उसको कम कर दें, या अगर उससे भी नहीं होती या पेशेंट की पैरों में कमज़ोरी आ रही है तो उस या पेशेंट की दर्द असहनीय है और किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही, तो फिर हम उनको जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, नवीनतम टेक्निक्स हैं, उनके साथ छोटी सी सर्जरी कर देते हैं जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल, सर्जरी के बारे में भी आपसे समझेंगे डॉक्टर। हमारे साथ कुछ दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। बरवाला से हरवंश जी ने फोन किया है। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है जी, मैंने 2 साल पहले ना नी रिप्लेस करवाए थे। अच्छा जी। दोनों रिप्लेस करवाते हैं, तभी से ना मेरे कमर के बिल्कुल निचले हिस्से पर थोड़ा सा दर्द रहता है। अच्छा जी। कभी कभार पेन किलर भी खानी पड़ती है, और मैं वैसे फिजियोथेरेपी भी करता रहता हूँ और योगा वगैरह भी डेली करता हूँ सुबह 1 घंटा जी। तो पेन किलर तो एक बताओ कौन सी सेफ है, कभी कभी लेनी पड़े तो, और एक कैल्शियम और D3 के लिए क्या टेस्ट करवाने चाहिए और क्या लेना चाहिए? अगर जो आपने कमर दर्द बताया, इसकी वजह से आपको चलने में कोई समस्या तो नहीं आती है? नहीं, चलने में तो कोई समस्या नहीं आती है। देखिए, जिस आयु की आप बात कर रहे हैं, जब घुटने रिप्लेस होते हैं तो हम ये मानते हैं कि तकरीबन आपकी उम्र 50 के आसपास होगी। 64 साल के। हाँ जी। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर जो रीढ़ की हड्डी का दर्द होता है, खास करके जो लोग पहले घुटनों की वजह से चल नहीं पाते थे और जब चलना शुरू करते हैं, तो उसी तरीके का जो आर्थराइटिस है वो रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में भी हो सकता है। उसके लिए मेजर प्रिकॉशन तो जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सरसाइजेज के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं। मेरी सलाह ये है कि अगर जो आप कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा एडिशनल कर सकते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके, और उठने बैठने का जो स्टाइल है, जो सही तरीके से उठना, सही तरीके से बैठना, या कोई चीज़ें नीचे गिर जाएं उनको कैसे उठाना, ये सब चीज़ें सीख लीजिए, जिससे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएं। जहाँ तक विटामिन डी की रही बात, वो या तो सनलाइट से मिलता है या फिर उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। डाइटरी सोर्सेज कम हैं, और जो कैल्शियम है उसके डाइटरी सोर्सेज हैं ही हैं, वो ज़्यादातर दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है। वो रेगुलर मात्रा में अपनी रोज़मर्रा की डाइट में रखें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए हरवंश जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। अगले दर्शक पानीपत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तिलक भाटिया जी ने फोन किया है। कार्यक्रम में स्वागत है तिलक जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी कमर में ना कम से कम 3 साढ़े 3 साल से पेन है जी। और कमर से अलावा ऊपर रीढ़ की हड्डी में एक आधे मनके में जब दबाओ ना, प्रेशर डालो, उसमें भी दर्द होता है जी।
तो सर 3-4 जगह से इलाज करा बैठा हूँ, एक्वा पेंटर भी और एक्वा प्रेशर भी, कुछ भी आराम नहीं आया। आपने किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन किया है इसके लिए? नो सर। मेरी राय है कि जब दर्द इतना बढ़ जाता है, जैसे हमने शुरू में बताया कि जब रीढ़ की हड्डी का दर्द बार बार आए, महीने दर महीने आए या लगातार चले, तो उस केस में इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और किसी अच्छे स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखा के अगर वो सलाह दें कि आपको एमआरआई की आवश्यकता है तो करवाइए और उसका फिर जो भी रोग मिलता है उसका निदान कीजिए। डॉक्टर अरुण, अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो कमर दर्द और एक्सरसाइज दोनों में कितना आपस में रिलेशन है, और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं जो लोग, उन्हें कितनी दिक्कत हो सकती है? ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न ऐड किया है इसमें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं तो एक्टिव रहता हूँ, मैं तो काम करता रहता हूँ, मुझे खास करके यंग लोग हैं कि मुझे एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है जब तक आपको तकलीफ़ नहीं है, पर अगर जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, अगर वैसा लाइफस्टाइल है या आप उस टारगेट ग्रुप में आते हैं जो कि कमर दर्द का शिकार हो सकते हैं, तो एक्सरसाइज ही एकमात्र सबसे ज़्यादा भरोसेमंद तरीका है जिससे आप पीठ दर्द से ठीक भी हो सकते हैं और बच भी सकते हैं। जो लोग लगातार व्यायाम करने के आदी हैं बचपन से या अपनी जवानी से, उन लोगों को कमर दर्द होने के चांसेस ज़ीरो तो नहीं कह सकते, पर काफ़ी कम हो जाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपनी जो सीडेंट्री या एकदम स्लगिश लाइफस्टाइल जीते हैं। एक्सरसाइज में किसे शामिल करें? जिम में जाकर के एक्सरसाइज करना या फिर घर पे रह के योगा वगैरह करना? देखिए, दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं, पर जिम में जब जाते हैं तो आप बाकी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की तरफ फोकस करते हैं। जब हम कमर दर्द के उपलक्ष्य में एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उसके लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ 4 से 6 बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो काफ़ी सारी योगिक एक्सरसाइजेज का हिस्सा होती हैं, पर अगर तो आप शुरू से योगा के आदी हैं फिर तो आप अच्छे से कर सकते हैं योगा के पार्ट ही, एज ए पार्ट ऑफ योगा, क्योंकि उस समय बचपन में ये अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो योगा सारा हो सकता है। पर अगर कोई 40-50 साल की उम्र में जाके सोचे कि अब मैं योगा कर लूँगा, तो उसमें कुछ एक्सट्रीम पोस्चर जो होते हैं योगा के, जो स्ट्रेच करते हैं बॉडी को और नुकसान कर सकते हैं, उनसे बच के बाकी के जो योगा एक्सरसाइज हैं उनको कर लें। और अच्छा सबसे तरीका है कि आसपास कोई फिजियोथेरेपी सेंटर अगर हो तो वो आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज ग्रुप समझा देते हैं, उनको 5 या 10 मिनट लगते हैं सुबह अपने घर में करने में। अगर वो कर लें तो आप अपनी कमर दर्द को कंट्रोल में रख सकते हैं। डॉक्टर, इसके पहले एक्सरसाइज की बात हो रही थी, अगर प्रेग्नेंट लेडीज की बात की जाए, क्या वो भी एक्सरसाइज कर सकती हैं? किस तरह का प्रिकॉशन उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि कमर दर्द गर्भवती महिलाओं को भी हो सकता है? जी, गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज एडवाइस होती हैं, उनको अपने आप से नहीं करनी चाहिए। उनको जो प्री नेटल काउंसलर्स होते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे मिल के इस तरह की एक्सरसाइजेज सीखनी चाहिए जिससे उनके गर्भ को कोई नुकसान ना हो और उनकी बॉडी पे भी एडिशनल स्ट्रेस ना आए। पर अगर वो लगातार वॉक भी करें तो उनके लिए वो भी एक काफ़ी मात्रा में पर्याप्त एक्सरसाइज हो सकती है। अगर बात की जाए स्लिप डिस्क की, तो किस तरीके के टेस्ट इसमें होते हैं? डॉक्टर किस तरीके के टेस्ट बताते हैं और कितना खर्च आता है इसमें टेस्ट में? स्लिप डिस्क एक कमर दर्द के अंदर एक स्पेशल कारण है। जब रीढ़ की हड्डी के मनकों के बीच में जो सॉफ्ट डिस्क होती है, जो कार्टिलेज बोलते हैं उसको हम, जो कि कमर की लचकीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है, अगर वो अपनी जगह छोड़ के उस जगह पे आ जाए जहाँ पे हमारी नसें निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जो कि सारा पैरों का कंट्रोल, यूरिन का, स्टूल का कंट्रोल उसके थ्रू होता है, अगर उन नसों पे दबाव आए तो उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। जब भी स्लिप डिस्क होता है तो मरीज़ को, जैसे अभी हमने दिखाया कि कमर दर्द, भयानक कमर दर्द हो सकता है जो कि 1-2 दिन से ज़्यादा रहे, या कूल्हे में या थाई में या लेग में या पूरी टांग में दर्द जा सकता है जिसे हम शियाटिका बोलते हैं। जब ये चीज़ें हों तो डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए और आम तौर पे डॉक्टर एक बार तो पेशेंट से बात करके और उसको एग्जामिन करके कुछ हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये स्लिप डिस्क का केस है, पर इसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई स्कैन सबसे भरोसेमंद तरीका है जिसमें हम जान सकते हैं कि कितनी डिग्री है स्लिप डिस्क की और किस तरह का इलाज इसके लिए यूज़फुल रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, अटेली से फोन किया है विजय पाल ने। कार्यक्रम में स्वागत है विजय जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मुझे सर पिछले 5 सालों से कमर दर्द है जी।
और मैंने लगभग कई बार डॉक्टरों से, स्पाइन स्पेशलिस्ट से भी और ऑर्थोपेडिक से भी मैंने एमआरआई भी करवाया है 2-3 बार। अच्छा जी। और लगातार जैसे उनका ट्रीटमेंट यही रहता है कि भाई एक्सरसाइज पर थोड़ा सा डिपेंड रहिए। अच्छा जी। तो मैं रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मुझे रिलीफ नहीं हो रहा है। मैंने मेडिसिन भी ली, एक्सरसाइज भी की, काफी डॉक्टरों से मैंने दिखाया, लेकिन रिलीफ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम भी मुझे ज्यादा नहीं बताते कि भाई आपको थोड़ा ही है, लेकिन बैक पेन लगातार रहता है मुझे। जब कमर दर्द ऐसे, जैसे आपका केस है, 4-5 साल तक रहता है और मल्टीपल परामर्श करने के बाद भी आराम नहीं मिलता, तो ऐसे केस में मैं समझता हूं कि आपको फिर से किसी और बेहतर स्पाइन स्पेशलिस्ट या सेंटर पे जाना चाहिए, क्योंकि पीठ के जोड़ होते हैं उनके अंदर से दर्द आता है और वो इस तरीके से लंबा निकल सकता है। या अगर आपको उन्होंने बताया है कि स्लिप डिस्क है, तो उस सिचुएशन में फिर स्लिप डिस्क का इलाज इंजेक्शन या सर्जरी से हो सकता है, तो आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं विजय जी आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। रेवाड़ी से अगले दर्शक हैं, बुधराम ने फोन किया है हमें। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। अब मेरी औरत है, उसका जब शाम को सोती है ना जी, सुबह उठती है जब उसके पीठ में दर्द होता है। अच्छा जी। और सुबह वो उसको उठाना पड़ता है, बाकी पूरे दिन ठीक रहती है। ऐसे मरीजों के लिए एक आर्थराइटिस जो है, गठिया वाया का टेस्ट होता है, उसके लिए जांच करानी चाहिए और अगर वो है तो उसका इलाज करना चाहिए। चलिए बुधराम जी, तो जिस इलाज के बारे में डॉक्टर आपको बता रहे हैं और जो सलाह दे रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। काफ़ी तकलीफदेह होता है डॉक्टर कमर दर्द की अगर बात की जाए, और अक्सर ही कमर दर्द जिन्हें भी होता है वो पेन किलर अपने मन से ले लेते हैं। क्या ये सही है, किसी भी तरह का पेन किलर कमर दर्द के लिए ले लेना? जिन लोगों को ओकेशनल कमर दर्द होता है, जैसे उनको मालूम है कि आज एक्सर्शन ज़्यादा कर लिया और महीने में एक आधा दिन दर्द हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 1 या 2 गोली खाने से दर्द में राहत हो जाती है तो ठीक है। पर अगर ये रिपीटेडली होता है, महीने दर महीने चलता है, या दर्द 2 या 4 दिन की ज़्यादा चलता है और रोज़ दवाई खानी पड़े, तो इसका मतलब है कि ये दर्द जो है आम मसल स्प्रेन या मसल पुल नहीं है, तो इसका कारण जो है कुछ गंभीर भी हो सकता है। तो अपने आसपास जहाँ भी सुविधा हो वहाँ पे डॉक्टर के पास जाके उसके लिए सलाह लेनी चाहिए, और अगर कोई गंभीर समस्या है उसका निदान करना चाहिए, और नहीं है तो कम से कम आपको मालूम हो जाएगा कि मैं किसी मेजर प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहा हूँ। स्लिप डिस्क जिन लोगों को हो जाता है, उसके ठीक होने के बाद भी या रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद भी क्या एक नॉर्मल लाइफ वो लोग पूरी जिंदगी जी पाते हैं? तकरीबन पूरी जो है नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, खास करके वो वाले लोग जिनके अंदर स्लिप डिस्क ठीक हो जाता है, जैसे आपने बोला। बट फिर भी हम ये मानते हैं कि जिन लोगों को स्लिप डिस्क होता है, तकरीबन 15 से 20% लोगों को ये तकलीफ ज़िंदगी में दोबारा भी तंग कर सकती है। अगर वो करती है तो फिर उसका इलाज करना चाहिए। 80 से 85% लोग जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो स्लिप डिस्क के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि 80% लोग ऐसे होते हैं जो अगर ठीक तरीके से इलाज करें और अगर तरीके से एक्सरसाइज करें तो दोबारा इस तरीके का रोग, दोबारा स्लिप डिस्क होने की संभावना काफी कम हो जाती है। अब मेरी औरत है, उसका जब शाम को सोती है ना जी, सुबह उठती है जब उसके पीठ में दर्द होता है। अच्छा जी। और सुबह वो उसको उठाना पड़ता है, बाकी पूरे दिन ठीक रहती है। ऐसे मरीजों के लिए एक आर्थराइटिस जो है, गठिया वाया का टेस्ट होता है, उसके लिए जांच करानी चाहिए, और अगर वो है तो उसका इलाज करना चाहिए। चलिए बुधराम जी, तो जिस इलाज के बारे में डॉक्टर आपको बता रहे हैं और जो सलाह दे रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। काफ़ी तकलीफदेह होता है डॉक्टर कमर दर्द की अगर बात की जाए, और अक्सर ही कमर दर्द जिन्हें भी होता है वो पेन किलर अपने मन से ले लेते हैं। क्या ये सही है, किसी भी तरह का पेन किलर कमर दर्द के लिए ले लेना? जिन लोगों को ओकेशनल कमर दर्द होता है, जैसे उनको मालूम है कि आज एक्सर्शन ज़्यादा कर लिया और महीने में एक आधा दिन दर्द हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 1 या 2 गोली खाने से दर्द में राहत हो जाती है तो ठीक है। पर अगर ये रिपीटेडली होता है, महीने दर महीने चलता है, या दर्द 2 या 4 दिन की ज़्यादा चलता है और रोज़ दवाई खानी पड़े, तो इसका मतलब है कि ये दर्द जो है आम मसल स्प्रेन या मसल पुल नहीं है, तो इसका कारण जो है कुछ गंभीर भी हो सकता है। तो अपने आसपास जहाँ भी सुविधा हो वहाँ पे डॉक्टर के पास जाके उसके लिए सलाह लेनी चाहिए, और अगर कोई गंभीर समस्या है उसका निदान करना चाहिए, और नहीं है तो कम से कम आपको मालूम हो जाएगा कि मैं किसी मेजर प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहा हूँ। स्लिप डिस्क जिन लोगों को हो जाता है, उसके ठीक होने के बाद भी या रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद भी क्या एक नॉर्मल लाइफ वो लोग पूरी जिंदगी जी पाते हैं?
तकरीबन तकरीबन पूरी जो है नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, खास करके वो वाले लोग जिनके अंदर स्लिप डिस्क ठीक हो जाता है जैसे आपने बोला। बट फिर भी हम ये मानते हैं कि जिन लोगों को स्लिप डिस्क होता है तकरीबन 15 से 20% लोगों को ये तकलीफ ज़िंदगी में दोबारा भी तंग कर सकती है। अगर वो करती है तो फिर उसका इलाज करना चाहिए। 80 से 85% लोग जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो स्लिप डिस्क के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि 80% लोग ऐसे होते हैं जो अगर ठीक तरीके से इलाज करें और अगर तरीके से एक्सरसाइज करें तो दोबारा इस तरीके का रोग, दोबारा स्लिप डिस्क होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। डॉक्टर, इसके पहले हम बात कर रहे थे सर्जरी की। जी। क्या सर्जरी होती है? ये जो स्लिप डिस्क की सर्जरी है, पहले तो लोग समझते थे कि बहुत रीढ़ की हड्डी पूरी खोल दी जाती है, चीरफाड़ से की जाती है। ये भी एक भ्रांति है। आजकल की डेट में बहुत ही नवीनतम टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम या तो बोलते हैं एंडोस्कोपिक स्लिप डिस्क सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक स्लिप डिस्क सर्जरी। ये डॉक्टर के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए सूटेबल होगा। जो तो है एंडोस्कोपिक स्लिप डिस्क सर्जरी, वो सबसे मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हम मरीज़ को बेहोश भी नहीं करते। उसकी इसका मेजर एडवांटेज ये होता है कि जब हम बेहोश नहीं करते तो उसकी नस के डैमेज होने के चांस नहीं रहते। मरीज़ों को डर ये लगता है कि मैंने रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराई तो मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो लकवा हो जाएगा, मेरी तो नसें कट जाएंगी। जब हम बिना बेहोश किए करते हैं और दूरबीन से करते हैं तो इस चीज़ की संभावना नाम मात्र है। वैसे तो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी या दूसरे मेथड से भी ये चीज़ आजकल नहीं होती, क्योंकि ये ट्रेन डॉक्टर्स के द्वारा की जाता है, किसी आम डॉक्टर से नहीं की जाती। और दूसरा तरीका है माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें कि पेशेंट को बेहोश किया जाता है और कट जो है वो तकरीबन 2-2.5 सेंटीमीटर का आता है, वेरज की एंडोस्कोपी में जो कट है वो 7 से 8 मिलीमीटर के करीब आता है। ये भी समझेंगे डॉक्टर आपसे कि सर्जरी कितनी सक्सेसफुल होती है, पर कुछ दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। गुड़गांव से फोन किया हमें विजेंद्र ने। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब। जी हेलो। हाँ बोलिए विजेंद्र जी। डॉक्टर साहब, हम जब जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, एब्स की करते हैं, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए अपने रीढ़ की हड्डी के लिए? बिल्कुल लेना चाहिए। आपने एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे यंग लोग आजकल अपनी बॉडी को फिट करने के लिए जिम में जाते हैं और मैनी टाइम्स हमने देखा है कि वो किसी न किसी तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी को इंजर करके आते हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग जिम जाते हैं नॉन प्रोफेशनल रीज़न के लिए, जिनको कुश्ती नहीं लड़नी या बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, सिर्फ फिटनेस के लिए जाना है, उनको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि वज़न जो है वो ज़्यादा नहीं उठाएं। अपने रिपीट सेट्स जो हैं उनको बढ़ा लें। अपनी जो भी ताकत है बॉडी की किसी भी ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज के लिए, जैसे मान लीजिए किसी बाइसेप्स आप 20 किलो उठा सकते हैं तो हम सलाह देंगे कि उसको 10 किलो उठाएं, पर सेट बढ़ा लें। सो 50% कैपेसिटी तक उठाएं वज़न। रही बात एब्स की, तो एब्स से पहले पीठ की एक्सरसाइज जो अपने इंस्ट्रक्टर हैं उनको बता दीजिए कि पहले मेरी पीठ स्ट्रेंथनिंग करें, और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आती है पीठ में तो पहले अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करें। और जो एब्स की एक्सरसाइज है उसकी लाइटर फॉर्म, जिसमें आपको नीचे से उठना नहीं है, उसकी ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, उनको वो सीखें पहले। जब ये दोनों आप स्ट्रेंथन कर लें 2-3 महीने, तो फिर आप जो मेजर एब्स एक्सरसाइज हैं उनको कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं विजेंद्र जी आपके सवाल का जवाब मिल गया हो आपको। अगले दर्शक भी गुड़गांव से ही जुड़े हुए हमारे साथ। मुकेश ने फोन किया है हमें। कार्यक्रम में स्वागत है मुकेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे मैं जानना चाहूंगा, मेरी पीठ में दर्द रहता है, खास करके राइट कुल्ले की साइड जी। और मैंने एक बार डॉक्टर से चेक करवाया था, उन्होंने बोला पथरी है, पथरी का भी इलाज करवा लिया, लेकिन दर्द अब भी ऐसे ही, और अब है ना ऊपर कमर की साइड, ऊपर कंधे की साइड बढ़ता है, जिससे मैं बैठ भी कम पाता हूँ। जी, आपका MRI स्कैन कराया गया है रीढ़ की हड्डी का? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं करवाया गया। अगर आपने पहले जो इलाज करा है, जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने पहले पथरी समझ के इलाज किया है, कई मरीजों में पथरी का दर्द कूल्हे तक जा सकता है, पर अगर आपका उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा तो मेरी सलाह है कि आप जहां भी आप राय ले रहे हैं वहां पे रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर को एक बार दिखा के उनकी राय लें, क्योंकि ये दर्द अगर पथरी से नहीं है तो डेफिनेटली रीढ़ की हड्डी से आ सकता है और इसका इलाज होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया और जैसे डॉक्टर ने कहा आप उस सलाह को ज़रूर मानें। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी सर्जरी की। अगर बात की जाए इसके सक्सेसफुल होने की, क्या रेशियो होता है, कितने % सर्जरी सक्सेसफुल होती है? आपने शालिनी जी बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग जब हमारे पास सलाह लेने आते हैं रीढ़ की हड्डी की, खास करके स्लिप डिस्क की सर्जरी के लिए, तो पहला तो मन में डर यही होता है कि ये तो 90% लोग जो हैं वो ठीक नहीं होते। वेरएज़ कि ये सच का बिल्कुल उल्टा रूप है।
हम ये बताते हैं कि 90% से लेके 95% लोग अगर करेक्टली इंडिकेटेड है और सही तरीके से उसे किया जाता है तो वो ठीक होते हैं। सो इस लिहाज से 90 से 95% सक्सेसफुल होती है ये सर्जरी। और जिन लोगों को डर लगता है कि पता नहीं ये पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, इस किस्म की जो दुर्घटनाएं हैं आज के युग में बहुत ही कम है। इसको हम 1% से कम मानते हैं, खास करके जब हम स्लिप डिस्क का इलाज करने की बात कर रहे हैं तो। मतलब ये जितनी भी बातें हैं सिर्फ आपस में एक दूसरे से कही सुनी है, मिथ है, सच्चाई से कोई इसका लेना देना नहीं है। आज के युग में सच्चाई से लेना देना नहीं है। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन 25-30 साल पहले जिन लोगों ने ऑपरेशन करा हो या जिन लोगों को ये बीमारी हुई हो उसकी रेलेवेंस में करें तो हो सकता है उस समय ये सही हो, पर आज जब मॉडर्न टेक्निक्स हैं डायग्नोज करने की, मेथड्स हैं उनको ट्रीट करने के, तो और जब हम देखते हैं सारी दुनिया का लिटरेचर, हमारा अपना काम किया हुआ, तो हम नहीं समझते कि इस तरह की जो मेजर प्रॉब्लम जिससे लोगों को डर लगता है लकवा वगैरह की, ये शिकायत आज की डेट में होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बिल्कुल, तो मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और इस तरह के किसी भी मिथ से दूर रही। वाड़ी से अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, राजीव जी ने फोन किया है। कार्यक्रम में स्वागत है राजीव जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं रेवाड़ी से राजीव गुप्ता। जी नमस्कार सर, मैं एक बार एक दीवार पे बैठा हुआ जंप कर रहा था, मतलब उतर रहा था, तो गलती से उतर नहीं पाया और मेरे हिप्स थोड़ा सा 1 फीट की हाइट से मतलब टकरा गए जी। और लास्ट में जो बैक लास्ट रीढ़ की हड्डी का लास्ट होता है वहाँ मेरे को चोट लगी। उस समय कितना महसूस नहीं हुआ और बाद में 2-3 दिन बाद मेरे को लगने लगा ज्यादा दर्द है जी। एक्सरे वगैरह कराया तो उसमें कुछ नहीं आया, लेकिन अब मेरे को प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं सॉफ्ट सीट पे बैठता हूँ, जैसे ट्रेन वगैरह की जो सॉफ्ट सीट होती है उस पे बैठने से मेरे को प्रॉब्लम होती है। हार्ड सीट पे बैठने से प्रॉब्लम नहीं होती, झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेरे घुटने से नीचे के जो पैर हैं वो मेरे को बिल्कुल बेजान लगता है, 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, आप चलते फिरते हैं? जी, चलते हुए या खड़े होते हुए दोनों में प्रॉब्लम होती है। 10 मिनट से ज्यादा ना चल सकता हूँ ना मैं मतलब खड़ा हो सकता हूँ और एज मेरी 40 ईयर्स है। और अगर 10 मिनट से ज़्यादा चलते हैं तो पैरों में या जैसे घुटने से नीचे सुनपना तो नहीं आता है? हाँ जी, सुन टाइप ऐसा लगता है कि जैसे अब गिरने वाला हूँ, कैसे नहीं चला जाएगा। तो ये एक मेजर रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है जिसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड की जगह है वो तंग हो जाती है, जहाँ से नसें निकलती हैं। ये उसका एक मेन लक्षण है कि जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं तो थोड़ी देर के बाद टांगें सुन्न होनी शुरू हो जाती हैं। आपको जल्द से जल्द अपने किसी अच्छे रीढ़ की हड्डी के स्पेशलिस्ट से मिलके उसका MRI स्कैन करवा के उसका इलाज करना चाहिए। और आज की डेट में इसका इलाज बहुत ही सक्सेसफुली संभव है, इससे आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, अगले दर्शक भी रेवाड़ी से ही जुड़े हुए हमारे साथ रितेश जी ने फोन किया है। कार्यक्रम में स्वागत है रितेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मेरे पाँव में दर्द रहता है जी, ज्यादा जी, पेन आया हुआ है और वो उसका एक्सरे करवा लिया कई बार, ठीक ही नहीं हो रहा है जी। वो पूरी टांग में दर्द जाता है, सिर्फ पैर ही पैर में रहता है? ये टकने से कुछ 2 ही टांग ऊपर आता है जी। हाँ जी, टकने से 2 ही टांग ऊपर जी। टखने से ऊपर रहता है? हर समय रहता है या चलने फिरने पे होता है? जी, मैं प्रैक्टिस करता हूँ जी, रेस रास लगाता हूँ, उसके बाद दर्द होता था, सोई आई हुई, सूजन आया हुआ ज्यादा। सूजन आती है चल, और एक ही टांग में रहती है? हाँ जी, एक ही टांग में सूजन आया हुआ है जी। और मैं मुंह का फुहारा भी किया है जी, गर्म पट्टी भी लगाई, जिससे कोई फर्क नहीं हो रहा जी। और ये प्रैक्टिस के बाद दर्द तकलीफ ज्यादा होती है? हाँ जी, चला ही जाता बिल्कुल जी, पाँव नीचे रखा जाता। आपको एक्सरे के अलावा एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है और एक MRI टेस्ट होता है, ये दोनों करवाने चाहिए, पर अपने डॉक्टर की मशवरे के बाद फिर उसमें शायद इसका हल निकल सकता है। चलिए तेज जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। डॉक्टर, इसके पहले हम सर्जरी की बात कर रहे थे, क्या सर्जरी कराने में किसी तरह का रिस्क भी होता है? जैसा मैंने पहले बताया कि वहम तो बहुत है लोगों के मन में कि बहुत रिस्क होता है, पर होता एक्चुअल में इतना रिस्क नहीं होता। पर हाँ, हम कुछ भी इलाज करते हैं किसी भी किस्म का तो उसके अंदर कुछ मेजर या माइनर रिस्क हो सकते हैं। एक रिस्क ऑफ पैरालिसिस जैसे हमने डिस्कस किया वो बहुत ही मिनिमल है, 1% से कम है। हाँ, नर्व डैमेज, एक सिंगल नर्व डैमेज होने का संभावना हो सकती है, वो भी ज़्यादा नहीं होता, 1 से 2%, और अगर होता भी है तो नॉर्मली रिकवर हो जाता है। इन्फेक्शंस हो सकती हैं जो कि किसी भी प्रोसीजर, जब हम बॉडी में इंजेक्शन भी लगवाएं तो भी इन्फेक्शन या मवाद हो सकती है और उसका इलाज फिर एंटीबायोटिक से करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ मरीज़ होते हैं जिनको अच्छे ऑपरेशन के बावजूद भी
दर्द में उतनी राहत ना मिले, पर ऐसे मरीजों की परसेंटेज बहुत कम होती है, मुश्किल से 5-7%, जिनको की राहत पूरी उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। ऐसे केसेस में कई बार नर्व के जो करंट्स हैं वो बिगड़ जाते हैं और उनको अपनी नॉर्मल आने में लंबा समय लगता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और डिस्क सर्जरी करा लेने के बाद के क्या प्रिकॉशन होते हैं? डिस्क सर्जरी कराने के बाद जो प्रिकॉशंस हैं वो तकरीबन वही होते हैं जो कि जिसको जब हम पेशेंट को बिना सर्जरी के मैनेज करते हैं। जैसे हम पहले शुरू में बताते हैं कि 80% लोग जो हैं वो एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज, मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकते हैं। सिर्फ ठीक ही नहीं हो सकते, वो ठीक रह भी सकते हैं अगर उन्हीं चीज़ों को वो अपना के रखें अपनी लाइफ में। सो ये प्रिकॉशंस जो डिस्क स्लिप के सर्जरी के पेशेंट्स को हैं, ये सब वही वैलिड हैं जो कि बिना सर्जरी के पेशेंट्स को हम हेल्दी रखने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए समझाते हैं। बिल्कुल, तो स्लिप डिस्क ना हो आपको, इसके लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए वो भी डॉक्टर ने बताया, और हो जाने के बाद अगर आप सर्जरी करा लेते हैं उसके बाद क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए वो भी डॉक्टर ने आपको इस कार्यक्रम में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इतना वक्त आपने निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।